हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है, ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, तो ये है हमारी जीके जीएस की सीरीज फॉर DSSB, KVS, NVS एंड EMRS, सुपर टेट और जितने भी एग्ज़ाम में आपके जीके जीएस पूछा जाता है उनके लिए ये वीडियो सफिशियंट है। ठीक है, और जो भी टीचिंग एग्ज़ाम के बच्चे हैं वो इसे फॉलो करें। इसके अलावा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसके नोट्स बनाने हैं, उसे रिवाइज करना है और बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो चलो टैकल करते हैं, पहला क्वेश्चन ही स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। किसका मुख्यालय? यूनिसेफ का। तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपका कहाँ है? क्या वो जेनेवा है, वियना है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है? तो बताएंगे आप कहाँ पर है, साथ ही साथ बताएंगे। हाँ, हेडक्वार्टर ही पूछा है, तो बताइए कहाँ है। तो हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क हो जाता है। कहाँ हो जाता है? न्यूयॉर्क हो जाता है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क हो जाता है। तो जो हेडक्वार्टर हैं, जितनी भी ये चीज़ें बनाई गई हैं, यूनिसेफ है या और भी जो चीज़ें हैं, इनके हेडक्वार्टर से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस किए हैं, तो हेडक्वार्टर से क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को एक वीडियो में पूरे ये सारे किसके कहाँ हेडक्वार्टर्स बनाए गए हैं, ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुए थे, जैसे आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके चेयरमैन कौन हैं, पहले चेयरमैन कौन थे और प्रेजेंट में कौन है। तो ये सारी चीज़ें हम एक वीडियो में सोच रही हूँ मैं कि इंक्लूड करके कवर करा दूँ, बट अभी मत बोलना क्योंकि टाइम लगेगा चीज़ों को कलेक्ट करने में, और फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें एक जगह प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, तो जानेंगे यूनिसेफ के बारे में और सारी चीज़ें। तो जो यूनिसेफ है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, आप लोगों को पता है? तो ध्यान से सुनिएगा, यूनिसेफ का फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म, क्या हो जाता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो आपको पता होगा कि चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यानी कि कोई इमरजेंसी होगी जब ही इसके लिए फ़ंड दिया जाता होगा। तो मैं बता दूं आपको, जब 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा फिनिश हुआ था, तब जो देश वहाँ के बिल्कुल तहस नहस हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, तब ये चीज़ स्टार्ट की गई थी। बच्चों और जो बच्चे हैं, मदर्स हैं, उनको सेवाएं प्रोवाइड कराई गई थी इसके तहत। फिर 1950 में, कब? 1950 में ये इसकी जो सेवाएं थी, चाइल्ड और मदर्स के लिए जो सेवाएं थी, हेल्प, तो ये सारे वर्ल्ड के लिए स्टार्ट कर दी गई, यानी कि पूरी दुनिया के लिए ये सेवाएं प्रोवाइड करवाने लगा। कौन? यूनिसेफ। तो क्या सेवाएं थी? सेवाएं ये हैं कि जैसे टीकाकरण करना, ठीक है, टीकाकरण करवाना और बीमारी को रोकथाम करना। क्या क्या करता है? जैसे टीकाकरण हो गया, इसमें हेल्प करता है। कोई बीमारी है, HIV वगैरह है, तो इनकी रोकथाम भी यूनिसेफ के ज़रिए की जाती है। और क्या हो गया? और आपकी शिक्षा के लिए हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें यूनिसेफ करता है। जो यूनिसेफ के हेड हैं वो कौन है, एक बार आप बताएंगे मुझे, कौन है यूनिसेफ के हेड? बताइए। तो आपके यूनिसेफ के हेड हो जाते हैं कौन? केयरीन M. रसेल। ठीक है, केयरीन M. रसेल। तो ये इतना ही क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदी मुख बनाती है? ज्वार नदी मुख बनाती है, ये सारा एक साथ ही है, ये अलग अलग हो गया। ज्वार नदी मुख बनाती है, ये कौन सी नदी है? ज्वार नदी मुख। तो आपको पता है कि हमारी दो प्रकार की नदियाँ होती हैं, दो टाइप की नदियाँ होती हैं, जो कि एक नदी आपकी कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और एक नदी जाके एक बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और एक जाके अरब सागर में गिरती है। तो जो भी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, वो सारी नदियाँ हमारा क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। जो नदियाँ हमारी कहाँ? अरब सागर में गिरती हैं, वो ज्वार नदमुख या सेंचुरी बनाती हैं, सेंचुरी बनाती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक वीडियो आपकी नदियों पर भी आएगी, रिवर्स पर एक वीडियो आएगी, उसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट नदियाँ, सहायक रिवर्स
और वो उनका उद्गम स्थान कहाँ से वो उद्गम हुई हैं, वो किस किस ज़िले में जाती हैं या राज्य में जाती हैं, इन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो रिवर पे भी आएगा, जिससे क्योंकि रिवर से क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन तो आना ही है रिवर से। तो जितने इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर हो जाते हैं जिनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है, वो चैप्टर मैं आपको अलग से करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो हर चीज़ हो जाएगी, बस आप टेंशन ना लें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अच्छे से सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो जो नदियां हैं हमारी कैसी होती है, 2 टाइप की होती हैं। एक नदी कहाँ जाती है, एक तो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं कुछ नदियाँ, और कुछ नदियाँ आपके बंगाल की अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। तो जो बे ऑफ बंगाल में नदियाँ गिरती हैं वो सदा नीरा होती हैं। सदा नीरा यानी कि हमेशा पानी से भरी हुई रहती हैं, ये सूखती नहीं है, क्योंकि ये कहाँ से आती हैं ये बताइए आप मुझे। और जो अरब सागर में गिरती हैं वो सूख जाती हैं, क्योंकि ये मानसून पर निर्भर होती हैं। बारिश होगी तो ये नदियाँ बहेंगे, इनमें पानी रहेगा, बारिश नहीं होती है तो ये नदियाँ सूख जाती हैं या कम हो जाती हैं, ठीक है। तो जो ज्वार नदमुख है तो वो कौन सी नदी बनाती है, तो वो आपकी बनाती है कौन सी, नर्मदा नदी। कौन बनाती है, नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था, ये उद्गम कहाँ से हुई है, ये आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे कि नर्मदा नदी कहाँ से उद्गम हुई है, ठीक है। और आप मुझे ये बताएंगे कि ये किन किन राज्यों से होकर बहती है, कौन कौन से स्टेट से होकर बहती है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, बताइए कहाँ से बहती है। तो मैं बता दूं आपको, जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम स्थान है नर्मदा कुंड। कहाँ है, नर्मदा कुंड, बहुत इजी है, नर्मदा कुंड कहाँ, एमपी, नर्मदा कुंड एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ये बहती कहाँ कहाँ है, तो ये आप जब एमपी बताया है तो एमपी में बहती है, ठीक है। एमपी के अलावा आपकी कहाँ बहती है, ये महाराष्ट्र में बहती है। महाराष्ट्र के अलावा ये गुजरात में भी बहती है, ठीक है। अब जो एमपी है, एमपी में वो कितने किलोमीटर तक बहती है, तो 1077 किलोमीटर तक। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपका 74 किलोमीटर हो जाता है। गुजरात की बात करते हैं तो 161 किलोमीटर गुजरात में फ्लो करती है, ठीक है। तो जो नर्मदा नदी है इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि ये एमपी की, कहाँ की, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। जैसे भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, उसी तरह एमपी की यानी कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो आपकी वो नर्मदा हो जाती है। अगर दूसरे नंबर पे पूछे, पहले नंबर पे तो आपकी नर्मदा है, ठीक है। अगर दूसरे नंबर पे पूछे एमपी की दूसरे नंबर की नदी कौन सी है, तो वो आपकी ताप्ती हो जाती है। कौन सी हो जाती है, ताप्ती हो जाती है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं आपकी नेक्स्ट नदियों की। जैसे आपकी कृष्णा दी गई है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, कृष्णा नदी कहाँ से फ्लो होती है, तो ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो ये है महाबलेश्वर। कहाँ है, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, ठीक है। ध्यान रखना, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से है। और ये कहाँ कहाँ फ्लो होती है महाराष्ट्र के अलावा, तो ये आपकी कर्नाटक में, तेलंगाना में और आपकी आंध्र प्रदेश में फ्लो होती है, ठीक है। अब बात करेंगे, जो कृष्णा नदी है वो हमारे भारत की 4थी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी है, तो 4th नंबर की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ की, भारत की 4th नंबर की। अब आप कहेंगे कि मैम फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी है, तो फर्स्ट आपको पता है। फर्स्ट आपकी कौन सी हो जाती है, तो फर्स्ट नंबर पे आपकी गंगा, ठीक है, गंगा मैया। सेकंड नंबर पे आपकी गोदावरी आती है। कौन सी आती है, गोदावरी आती है। थर्ड नंबर पे आपकी ब्रह्मपुत्र हो जाती है, ठीक है। तो आई होप ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश तेलंगाना में ये फ्लो करती है। कृष्णा 4th नंबर की सबसे बड़ी नदी हो जाती है भारत की। फर्स्ट पे गंगा है, सेकंड पे गोदावरी है और थर्ड पे आपकी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है। अब बात करेंगे इनकी जो सहायक नदियां हैं, तो सहायक नदियां कैसी होती हैं, एक नदी बाएं साइड से आके मिलती है, एक दाएं से मिलती है, ठीक है। तो वो सहायक नदियां होती हैं। जैसे ये नदी फ्लो कर रही है, मेरी ताप्ती नदी है, तो जो भी आपकी राइट और लेफ्ट से आएंगी, एक कुछ नदियाँ इधर से मिलती हैं, कुछ इधर से मिलती हैं, तो ये हो जाती हैं लेफ्ट और राइट। जो नदियाँ इधर से मिलती हैं वो दाएं, जो यहाँ से मिलती हैं वो राइट हो जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो नाम मैं लिख देती हूँ, कौन सी नदी कहाँ से फ्लो करती है। तो जो बाएं साइड की ओर नदियाँ बह रही हैं वो सुनना ध्यान से। तो वो एक आपकी सहायक नदी हो जाती है भीमा, ताप्ती की कौन सी हो जाती है, भीमा। फिर डिंडी, फिर पलेरू और नेक्स्ट है मूसी। ये इंपॉर्टेंट नदी है, याद रखना, ठीक है। किसकी, ताप्ती की, भीमा, डिंडी, पलेरू, मूसी। अब दाईं साइड से कौन मिलती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कौन हो जाती है, कोयना,
पंचगंगा, वेरी इंपॉर्टेंट नदियां हैं ये, कोयना हुआ, पंचगंगा हुआ। नेक्स्ट आपकी दूध गंगा, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, तो इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है इसलिए मैं लिखवा रही हूँ। फिर है आपकी वेना, एक है मालप्रभा, आवाज़ पे ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि ये मेरा टैप पेन राइटर जो है सही काम नहीं कर रहा है, अच्छे से नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वॉइस पे ध्यान रखना। मालप्रभा, फिर हो जाती है घटप्रभा, कौन सी हो जाती है, घटप्रभा हो जाती है, और एक आपकी तुंगभद्रा नदी हो जाती है। तो आई होप ये भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर बात करते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया था, महानदी। तो महानदी कहाँ से होकर निकली है, क्या इसका उद्गम स्थान है, ये सारी चीज़ें हम महानदी के बारे में भी जानेंगे। तो इसके उद्गम स्थान है आपके छत्तीसगढ़ रायपुर जिले के, कहाँ से, रायपुर जिले के दंडकारण्य की उत्तरी तलहटी से निकलती है, यानी कि दंडकारण्य से कहाँ से निकलती है, उत्तरी तलहटी से निकलती है, कहाँ से, छत्तीसगढ़ रायपुर जिले, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के दंडकारण्य की उत्तरी तलहटी से ये महानदी निकलती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं आपकी नेक्स्ट नदी की, नेक्स्ट नदी हो जाती है आपकी कावेरी, ठीक है, कावेरी नदी हो जाती है। तो कावेरी के बारे में जानेंगे। कावेरी नदी आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान है। कहाँ है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी, तो ये कर्नाटक में हो जाती हैं, ठीक है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि सहायक नदियाँ हैं वो जान लेंगे। तो इसकी हरंगी है, ध्यान रखना, हेमावती है, ठीक है, कौन है, हेमावती है, काबिनी है, ठीक है, अर्कावती है, ओके, अर्कावती है, भवानी है, ठीक है, भवानी है, लक्ष्मण है, और एक आपकी तीर्थ और नोएला है, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ तीर्थ और नोएला, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। महानदी का उद्गम स्थान है छत्तीसगढ़ रायपुर जिले दंडकारण्य तलहटी से हैं, और कावेरी नदी का उद्गम स्थान है ब्रह्मगिरी कर्नाटक से। सहायक नदियाँ आपको मैंने बता दी हैं। और नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। फिर मैंने बताई थी जो आपकी एक मिनट, हाँ, जो आपकी कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से है। और ये कहाँ कहाँ फ्लो होती है, तो महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में भी, तेलंगाना में भी, यूपी में। महाराष्ट्र में कितने महाराष्ट्र सॉरी हाँ सही। तो कृष्णा नदी क्या है, 4th नंबर की सबसे बड़ी नदी हो जाती है भारत की। फर्स्ट पे गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा मैंने बताया था। कृष्णा की मैंने सहायक नदी दाएं और बाएं दोनों बता दी हैं आपको, ठीक है। और मैंने नर्मदा के बारे में बताया, नर्मदा कहाँ से होती है, तो नर्मदा कुंड इसका उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में ये फ्लो करती है। मध्य प्रदेश में 1077 और महाराष्ट्र में 74 और गुजरात में 176 किलोमीटर फ्लो करती है, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे कि गंगा का उद्गम स्थान कौन सा है, गंगा का उद्गम स्थान कौन सा है, ब्रह्मपुत्रा का और गोदावरी का, जो मैंने सहायक नदियां आपको आज लिखाई हैं। तो मेन ये है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और गोदावरी का उद्गम स्थान कौन सा है, कितने मीटर लंबी है, कितने किलोमीटर, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहले शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किए गए थे। जो शीतकालीन ओलंपिक थे तो वो पहले किस वर्ष आयोजित किए गए थे, ये क्वेश्चन है आपका। तो क्या वो 1936 में, या फिर 1924 में, या फिर 1932 में, या फिर वो 1928 में होते हैं आयोजित। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इज, कमेंट करिए, ठीक है। तो आंसर इज 1924। क्या है आंसर इसका, एक मिनट, तो आंसर इज 1924, ध्यान रखेंगे। जो पहले शीतकालीन यानी कि विंटर ओलंपिक थे वो आपके 1924 में आयोजित किए गए थे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो हमारे ओलंपिक्स होते हैं वो 4 ईयर में वन टाइम होते हैं। जो ओलंपिक्स हैं, एक मिनट, जो ओलंपिक्स हैं वो 4 ईयर में 1 टाइम होते हैं, ध्यान रखेंगे। हमारे ओलंपिक 4 ईयर में 1 टाइम होते हैं, ठीक है, 4 ईयर में एक बार होते हैं, ठीक है। और ये जो फर्स्ट ओलंपिक हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये बताएंगे आप मुझे, बताने का कष्ट करेंगे, पता है, नहीं है पता, चलो मैं ही बता देती हूँ। तो ये फ्रांस के सैमानिक्स में हुए थे। कहाँ पे हुए थे, सैमानिक्स, फ्रांस के सैमानिक्स में ये ओलंपिक हुए थे, शीतकालीन फर्स्ट ओलंपिक, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें।
तो मैं क्या बता रही थी, जो फर्स्ट विंटर ओलंपिक थे वो कहाँ हुए थे, फ्रांस सेमिनिक्स में हुए थे। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि जो विंटर ओलंपिक्स होते हैं उनमें कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, बताएंगे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, बताएंगे, बताइए कमेंट बॉक्स में, जब तक मैं और कुछ चीज़ें बता देती हूँ आपको। जो ओलंपिक्स होते हैं इसमें 5 रिंग्स होती हैं। कितनी रिंग्स होती हैं इसमें? 5 रिंग्स बनी होती हैं। ठीक है, 5 रिंग्स बनी होती हैं, ऐसे करके, ऐसे 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 करके 5 रिंग्स होती हैं। तो ये रिंग्स जो होती हैं किस कलर की होती हैं, क्या पता है आपको? तो इसका रंग बताएंगे किस कलर की होती हैं ये 5 रिंग्स? चलो मैं ही बता देती हूँ। एक तो आपका ब्लू होता है, ठीक है, एक ब्लू, तो आपका एक ब्लू हो जाता है। ठीक है, 5 कलर्स हैं, ब्लू हो जाता है, येलो हो जाता है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं इससे कर देती हूँ, येलो कलर हो जाता है, और ब्लैक कलर हो जाता है। ठीक है, ब्लैक कलर है, और आपका रेड, और आपका ग्रीन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ब्लैक, रेड, ग्रीन। ठीक है, मैंने उसी कलर से कर दिया है जिससे आपको चीज़ें याद रहें। तो जो 5 रिंग्स होती हैं ओलंपिक में, उनके रंग कौन कौन से होते हैं? तो ब्लू होता है, येलो, ब्लैक, रेड और ग्रीन। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया था, क्या किया था कि जो विंटर ओलंपिक होते हैं उनमें कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, बताया आपने? नहीं बताया, सुनो ध्यान से। तो सबसे पहला होता है अल्पाइन स्कीडिंग। ठीक है, अल्पाइन स्कीडिंग, ल्यूज, शॉर्ट ट्रैक स्पीड, स्केटिंग, वो बर्फ़ में करते हैं ना स्केटिंग, फ्री स्टाइल स्कीइंग और स्केटलन, और ये क्या होता है, एक स्नो बोर्डिंग। ये सारे आपके खेल होते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, जो ये शीतकालीन ओलंपिक थे ये इसे किस कमेटी ने स्थापित किए थे? कौन सी कमेटी थी जिसने ये ओलंपिक की इस्टेब्लिशमेंट की थी? तो वो थी IOC। कौन सी? IOC, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 ने स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो बैरन पियरे डी कॉरबर्टिन ने इसकी स्थापना की थी। ध्यान से सुनना, बैरन पियरे डी कॉबर्टिन ने इसकी स्थापना की थी। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से लर्न हो गया होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? यानी कि जो यूनिफॉर्म राइट्स है, सामान्य नागरिक संहिता है, ये कौन से आपके आर्टिकल में दिए गए हैं? तो मैंने आपको सबसे पहली क्लास में आर्टिकल, पहली क्लास में, दूसरी एंड में भी तीनों क्लास में आर्टिकल मैंने पढ़ाए हुए हैं, और जिनसे ये क्वेश्चन आया है ये तो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ क्या आप लोग मुझे बता सकते हो ये आर्टिकल, ये सारे आर्टिकल, जो ये सारे आर्टिकल हैं 46, 40, 44, 42, ये किससे लिए गए हैं? फंडामेंटल राइट से लिए गए हैं, TPSP से लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ से लिए गए हैं, कौन से पार्ट से लिए गए हैं, क्या आप बताएंगे? चलो बताइए कमेंट बॉक्स में, जब तक मैं इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो यूनिवर्सल सिविल राइट है वो आपका आर्टिकल 44 में दिया गया है। किस में दिया गया है? आर्टिकल 44 में दिया गया है। तो आई होप आपको ये भी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, किस में दिया गया है? आर्टिकल 45 में, सॉरी आर्टिकल 44 में दिया गया। तो आप मुझे बताएंगे कि ये कौन से पार्ट से लिया गया है? ये मैं आपसे ही क्वेश्चन जानना चाहती हूँ। और जो आपका है कौन सा? आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या आप बताएंगे मुझे? तो आर्टिकल 42 में जो हमारी मदर्स हैं उनके लिए जो डिलीवरी टाइम होता है, डिलीवरी ड्यूरिंग होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस टाइम पे इसमें इसके तहत हेल्प दी जाती है। उसके लिए कई योजनाएं लागू की जाती हैं, जैसे आपकी मातृत्व योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना हो गया, सरकारें अपने अपने स्टेट में लागू करती हैं। जननी सुरक्षा योजना हो गया। तो सीधी सी बात ये है कि आर्टिकल 42 आपकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लिए बनाया गया है, महिलाओं के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं आपके आर्टिकल 40 की। तो आर्टिकल 40 किस लिए है? तो आर्टिकल 40 में आपको पंचायती राज के गठनों के बारे में बात कही गई है। क्या है?
पंचायती राज के गठन। ठीक है, पंचायती राज यानी कि जो हमारी पंचायत है, ग्राम पंचायत प्रधान बनते हैं, तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है आर्टिकल 40 में। बताया आप लोगों ने, कमेंट किया नहीं किया ना? और हमें बताएंगे आर्टिकल 46 में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये भी मुझे बताओ। मुझे चाहिए कि आर्टिकल 46 में क्या है। तो आर्टिकल 46 मैं बताती हूँ, बस मुझे पार्ट बताइए किस पार्ट से लिए गए हैं सारे आर्टिकल, बिकॉज दिस इज ऑल आर्टिकल वन पार्ट से ही लिए गए हैं। वो कौन सा पार्ट है, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। और जो आर्टिकल 46 है उसमें आपको बताया गया जो SCs हैं, STs हैं और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनकी शैक्षिक और आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 46 का यूज किया जाता है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ये आर्टिकल कहाँ से लिए गए हैं, बताइए। तो ये सारे आर्टिकल्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, DPSP से लिए गए हैं, यानी कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, वहाँ से ये सारे आर्टिकल लिए गए हैं। मुझे कैसे पता है तो वो मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कैसे पता है? ऐसे पता है, जो DPSP है वो पार्ट 4 से है। कहाँ से है? पार्ट 4, ऐसे भी लिख सकते हैं और रोमन नंबर में ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसके जो आर्टिकल हैं वो कहाँ से कहाँ तक बताए थे मैंने, बताइए। 36 से लेकर 51 तक बताए थे, नहीं बताए थे? बताए थे। तो DPSP 36 के लेकर 51 तक है, और जो मैंने आर्टिकल्स अभी पूछे वो 40 था, 42 था, 46 था, ठीक है, और एक 40 था। तो ये सारे आर्टिकल आपके DPSP से थे, क्योंकि DPSP का पार्ट नंबर क्या है, 4 हो जाता है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, तो आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं। और ये जो DPSP है ये कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से बोरो किए गए हैं, तो वो आपके आयरलैंड से बोरो किए गए हैं। कहाँ से किए गए हैं? आयरलैंड से बोरो किए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जो DPSP है वो गैर न्यायोचित हैं, यानी कि इन्हें न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं, बट जो फंडामेंटल राइट हैं उन्हें हम न्यायालय में ले जा सकते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, DPSP को संविधान की आत्मा किसने कहा था, बताएंगे? DPSP को संविधान की आत्मा किसने कहा था? गिव मी आंसर। तो आंसर इज हो जाएगा ग्रैनविल ऑस्टिन। किसने कहा था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। क्या कहा था? कि DPSP को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूं, ठीक है, मैं पूछती हूँ। किसने कहा था नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार भुगतान कर सकता है, बताइए। नीति निर्देशक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार भुगतान कर सकता है, किसने कहा था? तो ये कहा था आपके KT शाह जी ने, ठीक है। किसने? KT शाह जी ने, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, बट मैं एज अ नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अब आपको मैं बता दूं, जो ये DPSP हैं उसमें 3 टाइप के 3 वर्गों में विभाजित है। ये हमारे DPSP जो आर्टिकल्स है 3 वर्गों में विभाजित है। कौन कौन से? तो ये आपका समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी और गांधीवादी, ठीक है। सोशलिस्ट, लिबरलिज्म सॉरी, उदारवादी और गांधीवादी, ये सारी चीज़ों में ये क्या है, डिवाइड है। कहाँ से कहाँ तक है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और DPSP को धार्मिक उपदेश की संज्ञा किसने दी थी, बताएंगे? तो DPSP को धार्मिक उपदेश की संज्ञा आपकी KC वीयर ने दी थी। अच्छा ये बताइए, जो आपका आर्टिकल 55 था वो किस में कन्वर्ट हो गया? जो आर्टिकल 55 था, आर्टिकल 45 था, उसको अब किसके तहत और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसे चेंज किया गया, किस में डाल दिया गया? तो आर्टिकल 45 में जो बात कही गई थी ना कि राइट टू एजुकेशन की बात हो रही थी, तो वो आपकी अब कहाँ होती है? आर्टिकल 21 क्लॉज A, ठीक है। और ऐसा कब हुआ? तो ये हुआ 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में, ठीक है, 2002 में। तो आई होप आपको DPSP अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छे से क्लियर रखना, क्योंकि ये टॉपिक होते हैं। मैं आपको टॉपिक बता दूं, जैसे फंडामेंटल राइट है, DPSP है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, सिटीजनशिप है, और पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, लोकसभा है, पार्लियामेंट में सब आते रहते हैं, और आपका राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इनसे चीज़ें आती हैं। प्रेम्बल से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपके ये सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवाने वाली हूँ, तो सारे नोट्स बनाते रहिएगा अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट
और आई थिंक लास्ट भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की रेशेदार फसल नहीं है, यानी कि जो रेशेदार फसल है उनमें से कौन सी नहीं है? क्या कपास, सन, जूट, गन्ना? बताइए आंसर क्या होगा इसका, बताइए। तो जब तक आप आंसर देंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कपास है, कपास बताएंगे किस प्रकार की खेती है? कपास कौन सी प्रकार की खेती है? रबी है, खरीफ है या जायज़ है? कौन सी प्रकार की खेती है? ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। कपास को कैसा टेम्परेचर चाहिए, वर्षा कैसी चाहिए, और कितने दिन में ये प्रिपेयर हो जाता है? ठीक है, ये आंसर देंगे मुझे, बताइए। और कहाँ पाया जाता है ये भी बताएंगे, इसकी मिट्टी कैसी होगी ये भी बताएंगे। तो ये सारे आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मैं इसका आंसर दे दूं, जो निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की रेशेदार फसल नहीं है, वो आपका गन्ना है। ठीक है, गन्ना आपका रेशेदार फसल नहीं है। अब मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था कि कपास, कपास किस प्रकार की फसल है? तो कपास आपकी कैसी फसल है? खरीफ फसल है। क्या है? खरीफ फसल है। फसल पे भी क्वेश्चन आता है, इस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो आएगा आपके पास। ठीक है, खरीफ फसल आता है, और मुझे याद भी दिलाते रहना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, खरीफ फसल है ये। और जो मैंने पूछा था, क्या पूछा था कि ये कौन सी मिट्टी में होता है? तो ये काली मिट्टी में होता है। ठीक है, किस में? काली मिट्टी में होता है। और इसके लिए जो टेम्परेचर है वो आपको थोड़ा तेज़ चाहिए। और वर्षा कैसी चाहिए? वर्षा लाइट यानी कि हल्की वर्षा, हल्की रेनफॉल चाहिए इसके लिए। और कितने डेज में? तो आपको 210 दिन होने चाहिए, वो भी कैसे? पाला रहित। पाला रहित यानी कि जो सर्दियों में फॉग होता है, उसमें फॉग में जो फसल खराब हो जाती है, हमारी काली काली से पड़ जाती है, उसी ही हम पाला बोलते हैं। तो हमें कितने 210 डेज पाला रहित चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ये जो फसल है कहाँ कहाँ होती है? तो ये आपकी महाराष्ट्र में हो जाती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र है, गुजरात है, एमपी है, कर्नाटक है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, और पंजाब है, हरियाणा है। यहाँ पे आपकी कपास की फसल उगाई जाती है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने जूट। जो जूट है वो कैसा है, किस प्रकार के रेशा है? तो जूट हमारा रेशा है, पता है आपको, अभी आपने देखा कि गन्ना नहीं है, जूट है, और कपास है, और सन है। ये हमारी कैसे है? रेशेदार फसल है। बट जूट किस प्रकार का रेशा है, किस तरह का रेशा बोला जाता है, इसे और क्या कहते हैं? तो जूट को सुनहरे रेशे के नाम से जानते हैं। कैसे? सुनहरे रेशे के नाम से जानते हैं। तो इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और जो जूट है वो कहाँ उगाया जाता है? तो ये बाढ़ वाले क्षेत्र में उगाया जाता है, जहाँ पे बाढ़ आती है ना, नदी की बाढ़ आती है, उस वाले क्षेत्र पे ये उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब बाढ़ आती है तो हमारी जो मृदा है वो न्यू सॉइल वहाँ पे आ जाती है, जिस वजह से वहाँ ये जूट अच्छा खासा पाया जाता है। इसके लिए भी टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। और ये कौन कौन से स्थान पर होता है? तो ये आपका वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय में होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसका यूज हमारे जैसे बैग बनते हैं, बोरियां बनती हैं, कट्टे बनते हैं। कट्टे इन द सेंस कहीं कहीं बोरियों को जिसमें अनाज भूसा वगैरह भरते हैं, तो कहीं कहीं वहाँ कट्टे भी बोलते हैं, कहीं कहीं बोरी बोलते हैं। आपके यहाँ जो भी बोलते हैं समझ जाना। जिसमें हम अनाज भर के रखते हैं या कुछ भूसा वगैरह भर के आता है, उसे ही हम बोरी वह कुछ थैला वगैरह बोलते हैं। तो उनसे ये बनता है। बट आजकल जो जूट है वो बहुत महंगा है जूट, तो इसकी जगह क्या ले ली गई है? तो इसकी जगह जो हमारे कृत्रिम रेशे बनाए जा रहे हैं, जैसे नियोलॉन है और भी कई रेशे हैं, तो उनसे चीज़ें बनने लगी हैं। इस वजह से इसकी जो मांग है वो थोड़ी कम होती जा रही है। और क्या था? सन। तो सन भी एक रेशा ही है। तो आपको कैसी क्लास लगी, और इसमें कुछ सुधार करना है या कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो। और क्लास कैसी लगी उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे मत जाना कि मैम ने 5 क्वेश्चन ही कराए हैं। नहीं, 5 क्वेश्चन में आपको कितने ऑप्शन मिले हैं? 4 ऑप्शन मिले हैं। तो कितने हो जाते हैं? 4 ऑप्शन 20 ऑप्शन हो जाते हैं। कितने ऑप्शन हो जाते हैं? 20 ऑप्शन वो, और 5 क्वेश्चन वो। टोटल मिला के कितना होता है? 25। हमने आज 25 क्वेश्चन डील किए हैं, और हर चीज़ को अच्छे से क्लियर करते हुए हम चले हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है, जो मैं करा रही हूँ वो अच्छे से करते जाना है। रही बात आपके साइंस की,
और जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे हैं या जो एसएसटी बैकग्राउंड से बच्चे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि पहले मैं ये सारा कवर करा देती हूँ। जो इजी क्वेश्चन साइंस के होंगे, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो मैं पहले डालूँगी। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि जो भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं उन्हें अलग से एक वीडियो में करवाऊँ, जिससे कि क्या होता है कि साइंस में हम अलग से नहीं जान सकते। जैसे हमारा ऑर्गन है, लीवर के बारे में पूछ लिया, हमारे हार्ट के बारे में पूछ लिया, स्टोमक के बारे में पूछ लिया, सेल्स के बारे में पूछ लिया, तो ये चीज़ें क्या है, हमें पूरा प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा। तो मैं छोटी छोटी वीडियो ला के आपको सारे क्या करेंगे, सारी चीज़ों का, जैसे सेल्स है तो सेल्स के बारे में एक पूरा पर्टिकुलर वीडियो आएगा, आपको सेल्स पढ़ाऊँगी, फिर आपको उसके बारे में क्वेश्चन करवाऊँगी। तो इस तरह से आपका साइंस अच्छा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है तो उनको चीज़ें समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। बहुत अच्छे से एफर्ट लगाया जा रहा है, डेली क्लासेस होंगी। बस अगर आपका सपोर्ट, आपके कमेंट्स, आपके सजेशन आते रहे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी क्लास लेने के लिए इच्छुक रहूँगी। मुझे भी लगेगा कि मेरे बच्चे परेशान हैं, इन्हें क्लासेस चाहिए। तो प्लीज़ इस क्लास के लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है, लाइक भी बनता है, शेयर भी बनता है और कमेंट तो बनता ही है ना, इतना तो हक है ना। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और आपको बतानी थी, मैंने लाइव स्टडी स्टार्ट की है, मैं भी स्टडी कर रही हूँ। तो मैंने लाइव स्टडी स्टार्ट की है। मैं मिनिमम 4 AM से लेकर 7 AM तक हमारी पढ़ाई चलती है। अगर मुझे काम नहीं होता है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो मैं 8 AM तक भी पढ़ती हूँ। यानी कि जो मॉर्निंग शेड्यूल है आपका, तो वो मॉर्निंग शेड्यूल क्या हो जाता है आपका, 4 AM टू 7 AM तो है ही, ठीक है। तो ये कितने आवर्स हो रहे हैं आपके, 3 आवर्स हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम 8 AM तक जाते हैं तो हमारे 4 आवर्स हो रहे हैं। तो हम 3 आवर की सुबह स्टडी कर लेते हैं या 4 आवर की वीक में किसी ना किसी दिन कर लेते हैं, तो 4 आवर हमारा मॉर्निंग में हो जाएगा। 4 आवर हमारा हम ऐसे ही जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब निकाल लेते हैं, तो 8 आवर की पूरी स्टडी हो जाती है, ठीक है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर थोड़ा एग्ज़ाम बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बता रही मैं किस लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि बस ऐसे ही, और भी टीचिंग एग्ज़ाम और सबसे मैं जुड़ी हुई हूँ, बट मैं कुछ और की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये भी एग्ज़ाम दूंगी, क्योंकि सही रहता है एग्ज़ाम देते रहिएगा। तो मेरे साथ जुड़िएगा लाइव स्टडी के लिए। बातें कुछ नहीं होती हैं, बस स्टार्टिंग में थोड़ा हाय हेलो गुड मॉर्निंग राधे राधे ये चलता है, इसके बाद सीधे पढ़ाई होती है। वो इसलिए होती है कि कई बच्चों को क्या होता है कि देख के पढ़ने का मन होता है कि अरे ये इतने टाइम तक पढ़ रही है, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, तो वो इसलिए है। तो आप लोग जुड़िएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डेली जुड़िएगा, अपने आप से चैलेंज लीजिएगा। मैंने भी चैलेंज लिया है 21 डेज़ का। मैं पहले लेट नाइट स्टडी करती थी, बट मैंने अब शेड्यूल अपना चेंज किया है, मैं अब अर्ली मॉर्निंग स्टडी कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और भी बच्चे जुड़े हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारी दोपहर तक 8 आवर की स्टडी कंप्लीट हो जाती है और थोड़ा नाइट में फ्री सा फील होता है, बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है। सो ये थी हमारी ये थी हमारी कथाएं जो हमने की ख़त्म आज। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।